बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक। ठीक है जी, स्टमक के मोटर फंक्शंस आज हमने देखने हैं डिटेल में। हमने चैप्टर 2 जो जीआईटी का है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस जो है वो देखे। ठीक है, स्टार्ट में हमने कुछ रिफ्लेक्सेस पढ़े। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं जी व्हाट आर द मोटर फंक्शंस। ठीक है, मोटर फंक्शंस क्या हैं हमारे हमारे जीआईटी के अंदर मौजूद स्टमक के। ठीक है, तो जहाँ तक बात है मोटर फंक्शन की, तो एनी फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक इज इंक्लूडेड इन द मोटर फंक्शन। ठीक है, देखें जी, अब स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज भी इट इज रिलेटेड विद द मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक, क्योंकि अगर स्पेस क्रिएट होगी मसल की मूवमेंट स्ट्रेचिंग की वजह से तो ही उसमें स्टोरेज पॉसिबल है एक खास टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा जी, और मिक्सिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, मिक्सिंग मूवमेंट्स हमने पढ़ी थी, मिक्सिंग का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। तो मिक्सिंग जो स्टमक करता है ना, वो भी जारी बात है एक मोटर फंक्शन है, इट विल बी इंक्लूडेड इन हेयर। और नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है एम्पटीइंग। ठीक है, एम्पटीइंग इज आल्सो अ मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक, सो इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन हेयर। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन है वो जो स्टमक के हम देखेंगे मोटर फंक्शन के अंदर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ज़रा स्टमक को ड्रा करने की अगर मैं कोशिश करूं थोड़ी सी। ये देखें जी, दिस इज स्टमक। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लोगों ने इम्प्रेस नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी हमारा स्टमक की एक हमने थोड़ी सी आउटलाइन ड्रा कर ली। अच्छा जी, अब इसके अगर मैं आपको पार्ट्स बताऊं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये क्या है जी, इसोफिगस है। ठीक है, इसोफिगस, आई विल नॉट राइट द कंप्लीट नेम। अच्छा जी, ये क्या है, इसको कहते हैं, इस एरिया को, ये जो उभार सा गुंबद सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं जी फंडस। ठीक है, दिस इज फंडस। अच्छा जी, और ये सारी क्या है जी, ये वाली ये आपकी बॉडी होगी पूरी पूरी की पूरी। और ये वाली डिप्रेशन है, ये जो एरिया है इसको कहते हैं एंट्रम। ठीक है जी, ये एंट्रम हो गया। और जनाबे वाला, अब इसके दो कर्वेचर होते हैं, एक होता है लेसर कर्वेचर जो कि ये वाला एरिया है, और दूसरा क्या होता है जी ग्रेटर कर्वेचर जो कि ये वाला एरिया है। ठीक है, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। अच्छा जी, अब दो एंड्स हैं, एक एंट्री पॉइंट है स्टमक के अंदर, एक एग्जिट पॉइंट है। जो एंट्री पॉइंट है उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ये वाला एरिया है। ठीक है जी, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और ये वाला एग्जिट पॉइंट जो है इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अच्छा जी, एंट्रम के बाद जो एरिया है ना इसको पाइलोरस कहते हैं, और पाइलोरस में जो ओपनिंग होती है, जो वाल्व होता है, उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये आपके स्टमक हो गया, स्टमक की एक आउटलाइन हमने ड्रा की। अच्छा जी, अब देखते हैं जी स्टोरेज फंक्शन को। अब जो स्टोरेज फंक्शन है, स्टोरेज फंक्शन इज रिलेटेड विद द कैपेसिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक की कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अब कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फूड के ऊपर डिपेंड करती है, फूड कितनी उसके अंदर आई है। ठीक है, तो फूड जैसे ही आएगी ना, तो फूड के आने की वजह से क्या होगी, स्टमक की वाल में स्ट्रेच पैदा होगा। ठीक है, उस स्ट्रेच को सेंस करके कहाँ भेजा जाएगा, ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम से फिर कुछ इनहिबिटरी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इम्पल्स आएगी, वो इम्पल्स किसके पास जाएगी, स्टमक की वॉल्स के पास जाएगी। ठीक है, तो स्टमक के वाल क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी उसकी जो टोन है, टोनस यानी कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्टेड स्टेट है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टमक क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन इन द स्टमक टोन, रिडक्शन को मैं शो कर दिया जी डाउन एरो से, किसके अंदर, स्टमक की टोन। टोन किसको कहते हैं, स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन। तो जब टोन डिक्रीज हो गई, इसका क्या मतलब है, स्टमक इंक्रीज हो जाएगा साइज के अंदर। जब स्टमक का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल स्टोर फूड। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरेज। कैसे हुई स्टोरेज, फूड पड़ी हुई थी, उसने स्ट्रेच किया स्टमक की वॉल्स को, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई कि जी स्ट्रेचिंग हो रही है, तो इससे क्या हुआ, स्टमक की वॉल्स जो हैं वो क्या हो गई, स्टमक की वॉल्स से गया। ठीक है, ब्रेन, ब्रेन से फिर वापस स्टमक की तरफ आया, क्या लेके आया, इनहिबिटरी इम्पल्सेस लेके आया। उससे क्या होगा, टोन डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने डिक्रीज का साइन ड्रा किया और ये टोन लिख दिया। टोन डिक्रीज होने से क्या होगा, स्टमक का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी स्टोरेज बढ़ जाएगी। ऑल दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इस सारे पाथवे को कहते हैं जी, एक रिफ्लेक्स का नाम दिया जाता है, उस रिफ्लेक्स को कहते हैं वेगो वेगल रिफ्लेक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड वेगो वेगल रिफ्लेक्स, बिकॉज वेगस नर्व इज इन्वॉल्व। कहाँ से कहाँ लेके जाती है, वेगस नर्व इज बोथ
वेगस नर्व ना मिक्स्ड नर्व है, वो सेंसरी भी है, यानी वो सेंस करके ब्रेन की तरफ भी लेके जाएगी और फिर ब्रेन से वापस मोटर इम्पल्सेस लेकर स्टमक के पास भी आएगी। सो इट इज क्या है जी, इट इज मिक्स्ड नर्व। तो इसी वजह से उसको कहते हैं वेगस नर्व के जरिए गई और वेगस नर्व के जरिए वापस इम्पल्सेस आई हैं, ठीक है, 10th नर्व के जरिए। तो इसलिए इट इज कॉल्ड वेगो वेगल रिफ्लेक्स। दिस इज द 10th नर्व, दिस इज द 10th नर्व, ठीक है, वेगस नर्व। ठीक है, ये जो स्टोरेज फंक्शन है स्टमक का। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा जी, वेगो वेगल रिफ्लेक्स आपने याद रख लेना है जब भी स्टमक की स्टोरेज की बात आएगी, वेगो वेगल रिफ्लेक्स। तो टेंशन लेने की बात, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको हैंड आउट्स मिल जाएंगे, पूरा जो एक होमवर्क हमने किया हुआ है आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी, नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, हमने देखा स्टोरेज के बाद मिक्सिंग जो है वो इट इज द मोटर फंक्शन दैट इज इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ स्टमक, ठीक है। अच्छा जी, अब मिक्सिंग कैसे होती है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। अच्छा जी, आपको पता है डाइजेस्टिव जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो पूरे इसके अंदर स्टमक के वॉल्व के अंदर पड़े हुए होते हैं, एक्सेप्ट एट अ रिंग। एक रिंग होती है, ये लेसर कर्वेचर था ना आपने ड्रा किया स्टमक का, तो इसके पास ना एक रिंग होती है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। उस रिंग के पास जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है, उनकी ये डेवलपमेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। बस ये एक पॉइंट उसने गाइडन के अंदर लिखा हुआ था, आई थिंक इट इज नॉट मच रिलेटेड विद इट। अच्छा जी, अब देखते हैं जी व्हाट इज द मिक्सिंग फंक्शन कैसे होता है। तो आपको पता है आपकी जो पूरी जीआईटी के अंदर एक जो मूवमेंट क्रिएट होती है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ऐसे ही है। पेरिस्टाल्सिस हमने डिस्कस की थी कैसे जनरेट होती है, ठीक है, क्या होता है। अब बाजू का क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती है ना, वो वेव्स मिक्सिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो वीक पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस, ठीक है जी, वीक पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस, पेरिस्टाल्सिस जो होती है ना वीक, ये क्या करेगी, ये अब कहाँ स्टार्ट होती है, स्टमक के सबसे पहले मिड पोर्शन में स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मिड से ये जाएगी किस में, अपर पोर्शन ऑफ स्टमक के अंदर, ठीक है, मूव कर रही है, स्टमक के स्ट्रक्चर को दिमाग में लेके आए और वहां से मिड में सबसे पहले जनरेट होती है मिक्सिंग मूवमेंट जो है, वीक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फिर ये मूव करती है अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक वॉल की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये एक रिदम सा क्रिएट कर देती है, इस रिदम की वजह से, अब रिदम कौन सा है जी, वही वाले जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। रिदम के अंदर आपने डिस्कस करनी है स्लो वेव्स, ठीक है, एंड स्पाइक पोटेंशियल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, ये जनाब वाला रिदम के तहत ये मिड पोर्शन से स्टार्ट होती है मिक्सिंग मूवमेंट। व्हाट आर द मिक्सिंग मूवमेंट, दीज आर वीक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है जी, ये अपर पोर्शन की तरफ जाएंगी। ओके हो गया। अब ये जो वीक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इससे क्या होगा, इससे ना एक एक दो तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल एक मैं आपको बता रहा हूँ टर्म, उसको आपने याद रख लेना है। पेरिस्टाल्टिक एक्शन पोटेंशियल, इसको एब्रीविएशन की सूरत में लिख लेते हैं, पेरिस्टाल्टिक एक्शन पोटेंशियल, PAP, ठीक है, ड्राइवन, आपने पूरा लिखना है, यहाँ मैं अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिख रहा। तो क्या हो गया जी, पेरिस्टाल्टिक एक्शन पोटेंशियल ड्राइवन कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग्स, कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग्स, ठीक हो गया जी, पेरिस्टाल्टिक एक्शन पोटेंशियल ड्राइवन कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग्स। अब ये देख लें जी, अब ये जो है पेरिस्टाल्टिक, ये वाली टर्म आपने याद रख लेनी है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से, पेरिस्टाल्सिस के एक्शन पोटेंशियल की वजह से जनरेट होने वाली कंस्ट्रिक्टर रिंग्स हैं, ठीक ठीक है। अब ये रिंग्स क्या करेंगी, दे विल फोर्स द एंट्रल कंटेंट। अभी यहाँ पे मैंने जब ड्रा किया था तो आपको मैंने बताया था व्हाट इज एंट्रम, यहाँ पे ये एंट्रम, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये एंट्रल कंटेंट को क्या करेगी, एंट्रल कंटेंट को हायर एंड हायर टुवर्ड्स पाइलोरिस, ये एंट्रम से पाइलोरिस की तरफ भेजेगी, ठीक है, फूड कंटेंट को। अब मैं पूरा ड्रा नहीं कर रहा स्टमक को। तो ये क्या है जी, पेरिस्टाल्सिस एक्शन पोटेंशियल ड्राइवन कंस्ट्रिक्टर रिंग्स हैं, दैट विल पुश द कंटेंट्स टुवर्ड्स हायर एंड हायर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के साथ पाइलोरिस की तरफ भेजेंगे। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ नहीं आई, ये वाली टर्म समझ आ गई है बच्चों। अब ये टर्म क्या कर रही है, इट इज, ये जो एंट्रम के अंदर पड़ा हुआ कंटेंट है यानी एंट्रल कंटेंट को
हायर एंड हायर प्रेशर डेवलप करवा के पाइलोरस की तरफ भेजेगी। ठीक है, पाइलोरस की तरफ भेजेगी ताकि ये बार हम इसको पाइलोरिक पंप के जरिए भेजेंगे आगे भेज सकें। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये तो कंस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसकी वजह से जो फूड कंटेंट है हायर प्रेशर की वजह से वापस जो है वो स्टमक के अंदर वो मिक्स होती रहती है। मिक्सिंग मूवमेंट का ये फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने देखनी है, इज इट क्लियर यहाँ तक? जल्दी से मुझे ओके करें, ये क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब इसी बात से रिलेटेड एक और बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कौन सा है जी? वो है रेट्रोपल्शन। रेट्रोपल्शन लिखा हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, अब ये रेट्रोपल्शन क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिहाज से? मिक्सिंग मैकेनिज्म के अंदर इसका जिक्र बहुत जरूरी है। अभी तक जो मैंने आपको मिक्सिंग का बताया, पी ए पी ड्राइवन कंस्ट्रिक्टर रिंग्स तक मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, ये हाई प्रेशर डेवलप करवाता है। अब रेट्रोपल्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्शन बनी थी ना, पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टिव मूवमेंट जो कंट्रैक्शन थी, उसकी वजह से ना एक रिंग बन जाता है, ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग्स बन जाता है। आपको पता है ना, स्टमक अगर देखा जाए तो एक राउंड सी है, अंदर से ट्यूब ट्यूब टाइप है, तो एक उसके गिर्द जो ट्यूब है उसके गिर्द एक रिंग सी बन जाती है कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है आपको मैंने बताया, एंट्रम में, ये एंट्रम पड़ा हुआ है, तो यहाँ से फूड का प्रेशर बढ़ा के पाइलोरस की तरफ भेजता रहता है। तो वो पाइलोरस क्योंकि आगे से बंद पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये वापस सिक्यूज आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये क्या हो गया जी, मूविंग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो उसकी वजह से रिंग बनी है, और अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जाने वाली स्क्वीजिंग एक्शन जो है, इसको मिला के आप रेट्रोपल्शन कहते हैं। रेट्रोपल्शन में क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? दो चीजें, पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टिव रिंग। ठीक है, जो रिंग आई थिंक एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, उसे हम अलाउ कर लें। जीनत आप लेट आई हैं, जल्दी कोशिश किया करें, 6 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा पढ़ा है। रेट्रोपल्शन की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम बात करें मिक्सिंग वेव्स की। हैंड आउट्स मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी बच्चों आप लोगों को अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिंग जो बनती है पेरिस्टाल्सिस कंस्ट्रिक्टिव रिंग प्लस प्लस क्या चीज़, अपस्ट्रीम स्क्यूजिंग, खुराक जो स्क्यूज हो रही है। ठीक है, इसको मिला के जब हम स्टडी करते हैं तो इस जो फिनोमेना को नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड रेट्रोपल्शन। ठीक है, तो मिक्सिंग मूवमेंट के अंदर पीएपी ड्राइवन कंस्ट्रिक्टर रिंग्स प्लस रेट्रोपल्शन, ये दो टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं जनाब, परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। काइम का आपको पता है, काइम क्या होता है? द सेमी फ्लूइड कंटेंट जो बन जाता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड मिक्सचर जो बन जाता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। कैसे बनता है जी? ये बनता है फूड कंटेंट, सेमी डाइजेस्टेड फूड कंटेंट मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, वो जो सेमी सॉलिड कह लें या सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी सी बन जाती है, एक पेस्ट सा बन जाता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, उसे काइम कहते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं जी डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, कितना वो फ्लूइडिटी उसके अंदर है, फ्लूइड वो ज़्यादा फ्लूइड मतलब उसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा है या कम, इट विल डिपेंड ऑन के कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हैं। वाटर कंटेंट कितना है, एसिड गैस्ट्रिक एसिड कितना है, प्लस तीसरी कौन सी चीज़ है, प्रोटीन जो डाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक होगा जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी कह लें या फ्लूइडिटी की जो डिग्री है, इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करेगी कि कितना वाटर है। वाटर ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, सेमी सॉलिड फूड कंटेंट ज़्यादा है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा होगी, फ्लूइडिटी कम होगी। इट इज़ ऑल अबाउट काइम। हाँ जी, आगे है जी हंगर कंट्रैक्शंस। व्हाट आर हंगर कंट्रैक्शंस? हंगर
आपको पता है ना हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? व्हेन यू आर नॉट ईटिंग फॉर 3 to 4 5 hours, ठीक है, तो आपके जो जीआईटी है उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, कंट्रैक्शन से क्रिएट हो जाती है। अब याद रखिएगा जीआईटी के अंदर जो एक मूवमेंट है, एक कंट्रैक्शन है, वो एक ही है। जहां भी यूज करेंगे ना तकरीबन मेजरली एक ही है, नाम डिफरेंट हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अगर खुराक आपने खाई हुई है, जीआईटी के अंदर खुराक मौजूद है, तो उसको पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर खुराक नहीं होगी तो उसी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेंगे, साथ वर्ड ऐड कर देंगे इंटेंस का। Intense peristaltic contractions that occur in the GIT wall, especially in the stomach, when you haven't eaten for long time. Long time mean in hours, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये मतलब कंसीडर घंटों को किया जाता है। तो when you haven't been eaten anything since many hours, ठीक है, hours, तो उसमें क्या होगा, एम्प्टी स्टमक के अंदर जो कंट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी एंड इट विल बी इंटेंस इन नेचर, तो उसे हम कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन एंड इट विल लास्ट फॉर 2 to 3 minutes। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक ये लास्ट करती है। अच्छा जी, अब ये क्या होगा, ये जितना हेल्दी होगा ना बंदा, उसके अंदर उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके हेल्दी बंदे के और यंग बंदे के जो मसल्स हैं, जीआईटी के मसल्स हों या पूरी बॉडी के मसल्स हों, वो भी हेल्दी होते हैं, तो उनकी जो टोन होती है वो ज़्यादा होती है। टोन का मतलब कंट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। टोन ज़्यादा होगी तो उनके अंदर हंगर कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी। अच्छा जी, अब एक होता है हंगर कॉन्ट्रैक्शन, एक वर्ड होता है हंगर पैंग्स, PANG। अगर बच्चों आपने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया तो इसमें यूजली जो टाइम कंसिडर किया जाता है वो 12 to 24 आवर्स के दरमियान ये स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, अब इसमें हंगर कंट्रैक्शन और हंगर पैंग में डिफरेंस क्या है? वही हंगर कंट्रैक्शन अगर उसमें थोड़ा सा माइल्ड सा पेन इन्वॉल्व हो जाए ना स्टमक के अंदर, ठीक है, हंगर कंट्रैक्शन इन द स्टमक, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड विद द माइल्ड डिग्री ऑफ पेन, अगर आपको पेन भी होना स्टार्ट हो गया तो इट इज कॉल्ड हंगर पैंग्स। ठीक हो गया? अब इसकी जो मतलब स्टार्ट होता है ये 12 से 24 घंटों के अंदर, जो अगर आपने कुछ नहीं खाया, स्टमक आपका एम्प्टी है, तो इट विल स्टार्ट। अच्छा जी, अब जो लोग स्टार्व करते हैं, भूखे रहते हैं, फाका कशी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में खुराक की कमी होने की वजह से, तो उनमें क्या होता है, अगर वो 3-4 दिन तक उन्होंने नहीं खाया, 3 to 4 days, ठीक है, तो इन 3 to 4 days तक इंटेंसिटी हंगर पैंग की मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद सक्सेसिवली जो बाद वाले दिन आएंगे ना, उनमें डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर जो है ना वो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है, तो जो हंगर कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। असल में वो वीकनेस की वजह से होता है। ठीक हो गया? इज इट क्लियर बच्चों? ये वैसे इतनी कोई बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आपको 10 से 15 मिनट जो है बड़ा ही अलर्ट रहना होगा। ये अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बन सकता है ना प्रॉफ का, वो ये क्वेश्चन है जो हम अभी करने लगे हैं। दिस इज कॉल्ड स्टमक एम्प्टीइंग। स्टमक एम्प्टीइंग, एम्प्टी, स्टमक को एम्प्टी करने का प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं जी, उस टर्म को नाम दिया जाता है पाइलोरिक पंप का। पाइलोरिक पंप। अच्छा जी, पाइलोरिक पंप में क्या होता है, कंट्रैक्शंस जो आपकी, अब वही वाली कंट्रैक्शंस है, कौन सी, पेरिस्टालसिस वाली कंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, पेरिस्टालसिस वाली जो कंट्रैक्शंस हैं, जो मैंने आपको बताया मिड ऑफ द स्टमक में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मिड में स्टार्ट होके ये स्प्रेड करती है। एक तो अपवर्ड जा रही थी, वो मैंने आपको बताया अभी जो हमने देखा मिक्सिंग मूवमेंट के अंदर। अपवर्ड जाने के बाद ये कॉर्डिक पोर्शन में जाती हैं। बच्चों दो पोर्शन है, एक होता है ऑरिड और एक होता है कॉर्डिड। क्या मतलब है इसका? ऑरिड का मतलब है आपकी ओरल कैविटी की तरफ, कॉर्डिड का मतलब है आपकी जो जीआईटी का एंड है एनएस की तरफ। ठीक है, तो कॉर्डिड पोर्शन की तरफ जाएंगे, और आपको पता है कॉर्डिड पोर्शन में क्या पड़ा हुआ है, पाइलोरिस पड़ा हुआ है। अभी ये देखें जी, ड्रा किया था ना हमने स्टमक,
तो ये जनाब वाला, ये पाइलोरिक पंप था, ये वाला एरिया, और ये वाला पाइलोरस था, यहाँ पे एंट्रम पड़ा हुआ है स्टमक का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जैसे जैसे ये कंट्रैक्शंस डेवलप होती है ना, इंटेंस होती हैं, तो ये मिड ऑफ स्टमक से अब किस तरह मूव करेंगी, दे विल स्टार्ट मूविंग एंड स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द कार्डेड पोर्शन, एंड वाले पोर्शन की तरफ। ठीक है, एंड वाले पोर्शन की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगी। और ये जाती कैसे हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के जाती हैं, ऐसे यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यूं मूव करती हैं अपवर्ड। लेकिन मूव किस तरह करती हैं, रिंग की सूरत में मूव करती हैं। गॉट इट बच्चों, इजी है, परेशान नहीं होना। रिंग की तरह ये मूव करते जाएंगे, रिंग कंट्रैक्शन की रिंग यहाँ जनरेट हुई थी, फिर यहाँ जनरेट हो जाएगी, यानी ये पाइलोरिक पंप की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे जाके ना, जो यहाँ इस एरिया में है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाती हैं, इसको भी रिलैक्स कर देंगी, इसको रिलैक्स कर देंगी, पंप ओपन हो जाएगा, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाएगा, और वो एम्प्टी हो जाएगा, स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, ये आगे ड्यूडेनम पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। This is called the pyloric pump. Pyloric pump is a very important term that is discussed whenever you are discussing stomach emptying. ठीक है, जब भी आप stomach emptying की बात करते हैं तो उसमें pyloric pump का जो जिक्र है वो जरूरी होता है। अच्छा जी, अब क्या होता है, स्टमक जैसे जैसे ज्यादा एम्प्टी होता जाएगा ना, ये जो कंट्रैक्शंस रिंग की सूरत में मिड पोर्शन से आ रही थी, इनकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ये भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये, क्योंकि अब स्टमक खाली होता जा रहा है ना, तो उसकी कंट्रैक्शन की जो उसको रेजिस्ट करने वाली फूड ही अंदर अब ज्यादा नहीं है, तो उसकी कंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि फूड जो है वो पिंच होके, ठीक है, पिंच होके पिंच कर देता है। मुझे दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, ये देखें जी। अच्छा जी, मैंने आपको कहा रिंग वाली कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये इस तरफ ऐसे जनरेट होंगी और ऐसे मूव करेंगी। अच्छा जी, अब फूड कंटेंट जैसे जैसे खाली होता जाएगा ना, तो ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, फूड यानी जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो मसल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो बढ़ जाएगी, बिकॉज फूड इज नॉट हेयर टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक। तो ये जैसे स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी ना, तो ये क्या करेगी, पिंचिंग का एक्शन करेगी। पिंच का मतलब समझते हैं, पिंच कर देना, फोर्स बहुत ज़्यादा जब जनरेट हो जाएगी, तो ये फोर्स क्या करती है, ये फोर्स फूड को और ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ से मूव करवा देगी। और याद रखिएगा, ये जो कंट्रैक्शन की फोर्स जनरेट हो रही है, इसके अंदर इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ प्रेशर ऑफ 50 to 60 cm ऑफ वाटर। पढ़ते हैं ना, ये एक डिग्री है, जैसे हम कहते हैं जी 760 mm ऑफ मरकरी, ऐसे करते हैं बात। जैसे mm ऑफ मरकरी में प्रेशर को नोट किया जाता है, इसी तरह cm ऑफ वाटर में भी प्रेशर को नोट किया जाता है। तो ये जो प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट कर देती हैं कि उसकी वैल्यू 50 to 60 cm ऑफ वाटर हो सकती है, और इस प्रेशर के साथ स्टमक को एम्प्टी कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है, पेरिस्टाल्टिक जो एक कंट्रैक्शन है, ये क्या क्या काम कर सकती है। एक तो ये फूड को मूव करने वाला काम कर सकती है, यानी प्रोपल्शन। और दूसरा मिक्सिंग में भी मैंने कहा कि जी पेरिस्टाल्टिस इन्वॉल्व है, तो इसका मिक्सिंग फंक्शन भी होता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो काम हो सकता है जी इसका, अभी आपको बताया क्या काम है जी, एम्प्टीइंग का काम भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट मोटर फंक्शंस आर रिलेटेड विद द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों, इज इट क्लियर, समझ आ गई आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ पाइलोरिक पंप, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, पेरिस्टाल्सिस हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, इट इज स्टमक एम्प्टीइंग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टर्म जो आपने इसके अंदर देखनी है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ पाइलोरिस। Pylorus is the chordate end portion of the stomach after which there will be pyloric sphincter। ठीक है, अच्छा जी, अब जो डिस्टल ओपनिंग है, डिस्टल ओपनिंग किसकी, स्टमक की, एक ऊपर वाली ओपनिंग है स्टार्टिंग वाली, यानी प्रोक्सिमल ओपनिंग, और एक डिस्टल ओपनिंग। डिस्टल ओपनिंग का जो नाम है वो है जी पाइलोरस या पाइलोरिक पंप। ठीक है, सॉरी पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब उसकी थिकनेस बाकी स्टमक से कंपेयर की जाए ना, तो बाकी स्टमक अगर 1 सेंटीमीटर थिक है,
तो इसकी थिकनेस उससे कहीं ज़्यादा होती है। वैसे इतनी थिक होता नहीं बाकी स्टमक की वॉल, बहरहाल जितनी उसकी थिकनेस होती है ना, इस एरिया की, ये जो पाइलोरस वाला एरिया है, इसकी थिकनेस नॉर्मल स्टमक की थिकनेस से 50 से 100 टाइम्स, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। 100 टाइम नहीं, परसेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द थिकनेस। देखें जी, एक मसल जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर टॉनिक कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा देर तक वो टॉनिकली कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी इसको कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ स्टमक एम्पटिंग। ठीक है, पाइलोरिक पंप या पाइलोरिक स्फिंक्टर ये इन्वॉल्व होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर अपना काम करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे करता है एक्शन इसका, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो भी थी, तो उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पंप। इज इट क्लियर बच्चों? स्टमक एम्पटिंग क्लियर है आप लोगों को? हैंड आउट्स में ये सारी चीज़ें मैंने सेपरेटली लिख दी हैं, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होने वाला। इज इट ओके बच्चों? रेगुलेशन को अब हम देख रहे हैं। रेगुलेशन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टमक के एम्प्टी होने के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको इनहिबिट करते हैं। तो इस इनहिबिशन आप बायोकेम में अगर पढ़ते हैं किसी का मेटाबॉलिज्म, तो आपको हर जगह रेगुलेशन नज़र आ रही होती है। ठीक है, वो चीज़ें जो उस प्रोसेस को बढ़ा रही हैं वो इसके क्या हैं जी, उसको स्टिमुलेटर्स हैं या उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं जनाबे वाला, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। कुछ प्रमोट करने वाली चीज़ होती हैं, कुछ इनहिबिट करने वाली चीज़ होती हैं। अगर हम बात करें स्टमक एम्प्टिंग की, तो वो तमाम फैक्टर्स याद रखिएगा, वो तमाम फैक्टर्स जो गैस्ट्रिक से यानी स्टमक से रिलेटेड हैं, वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे ना कि स्टमक ईजी हो जाए। स्टमक तो चाहेगा ना इजी हो जाऊं मैं, मेरे अंदर जो इतना ज़्यादा कंटेंट बढ़ा हुआ है मैं इसको एम्प्टी कर दूं। तो दे विल प्रमोट, गैस्ट्रिक फैक्टर्स विल प्रमोट द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग। और याद रखें, जो आगे जिसने लेना है वो कंटेंट, वो है इंटेस्टाइन। ठीक है, उसको कहते हैं एंटीरोन, एंटीरोन से वर्ड निकलता है। ठीक है, तो एंट्रोगैस्ट्रिक फैक्टर्स जो होते हैं या ड्यूडिनल फैक्टर्स जो होते हैं, क्या ड्यूडिनम चाहेगा कि जी सारा लोड मेरे ऊपर आ जाए? अगर दो बंदे आप में हैं तो एक बंदे की यही कोशिश होगी ना कि मेरा लोड जो है वो शेयर हो जाए, मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, तो वो अपोज करेगा दूसरे को। इसी तरह स्टमक की एम्प्टिंग की बात करेंगे तो स्टमक चाहेगा कि जी मैं इजी हो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं। तो स्टमक फैक्टर्स जो होंगे, गैस्ट्रिक फैक्टर्स, दे विल प्रमोट द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग। और जो दूसरे हैं ड्यूडिनम वाले फैक्टर्स, दे विल इनहिबिट द जो प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग है, स्टमक एम्प्टिंग को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। गैस्ट्रिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं। गैस्ट्रिक फैक्टर्स, हाँ जी, गैस्ट्रिक फैक्टर सबसे पहले जो है वो क्या है जी, फूड का वॉल्यूम। नंबर 1 इज फूड का वॉल्यूम। अब याद रखना बच्चों, फूड का वॉल्यूम जब बढ़ेगा, आपको पता है ना, वॉल्यूम जब बढ़ता है किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके अंदर उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी तरह जैसे ही फूड कंटेंट स्टमक के अंदर बढ़ता है ना, तो याद रखिएगा फूड कंटेंट, फूड का वॉल्यूम, शायद ये सही प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, फूड का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो स्टमक की एम्प्टिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर देखो किसी चीज पे लोड बढ़ेगा तो वो चाहेगा कि जी मेरा लोड कम हो जाए, तो स्टमक एम्प्टिंग बढ़ेगी जब फूड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। फूड के वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, एक तो ये इसकी वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है जी, फूड के वॉल्यूम के बढ़ने से स्ट्रेचिंग हुई है। ठीक है, स्ट्रेचिंग हुई है। आपको क्या लगता है कौन सा इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एम्प्टिंग को बढ़ाने में? प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक वाल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? कोई बताएगा जल्दी जल्दी? यस, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल इनहांस द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग। फूड वॉल्यूम दोनों चीजें बढ़ाता है, प्रेशर भी बढ़ाता है,
स्ट्रेचिंग भी जनरेट करता है जो स्टमक की वॉल्स के ऊपर है। लेकिन जो असल चीज एम्पटिंग को इम्प्रूव कर रही है, एम्पटिंग के प्रोसेस को प्रमोट कर रही है, वो प्रेशर का बढ़ना नहीं है, फूड का प्रेशर का बढ़ना नहीं। डजेंट मैटर, जब तक स्टमक की वॉल को ये असर ना हो। तो असल फैक्टर क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल। ठीक है, किसी को आप फिजिकली अगर छेड़ेंगे तो उस पर ज्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा, बनिस्बत ये कि आप उसको फॉर एग्जांपल हवा का दबाव बढ़ा दें तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने कह दिया, असल बात आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब स्ट्रेचिंग के बढ़ने से आपने अगर पहले लेक्चर्स लिए हुए हैं जिसके हैंडआउट्स अवेलेबल हैं आपके पास, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, जो अभी आज पहली बार ले रहे हैं लेक्चर। अच्छा जी, तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो चीज़ होती है वो आप पढ़ चुके लोकल मेंटेरिक रिफ्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, व्हाट इज लोकल मेंटेरिक रिफ्लेक्सेस, ये भी सारी डिटेल में आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये पहला फैक्टर हो गया फूड वॉल्यूम। इट इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज फर्स्ट गैस्ट्रिक फैक्टर दैट विल प्रमोट द एम्पटिंग ऑफ स्टमक। ठीक हो गया। अब जो सेकंड फैक्टर है गैस्ट्रिक फैक्टर, वो क्या है जी? सेकंड गैस्ट्रिक फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज गैस्ट्रिन हार्मोन। हार्मोनल कंट्रोल जब हमने पढ़ा था अपने लास्ट, अभी ये जो रिसेंटली लास्ट लेक्चर हुआ है उसके अंदर मैंने उससे नहीं सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रिक, जो अपना जीआईटी है। अच्छा, इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन था, गैस्ट्रिन हार्मोन आपने टेबल में देख लेना है इससे प्रीवियस चैप्टर के, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। अब दो चीजें ऐसी हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन को जनरेट करवाने में अहम रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले क्या है जी? अगर स्टमक वाल की स्ट्रेचिंग हुई है तो क्या होगा? गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है जी? अगर कोई ऐसा कंटेंट, फूड कंटेंट है जिसमें प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल सेमी डाइजेस्टेड मीट पड़ा हुआ है, मीट में क्या होता है? प्रोटीन होती है ना। तो इन दोनों चीजों से क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जैसे बढ़ती है तो इट विल कॉज थ्री इफेक्ट्स। ठीक है, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को बढ़ाया किन्होंने? दो फैक्टर्स ने, स्ट्रेचिंग ने और सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन फूड यानी कि मीट ने। अच्छा जी, अब ये गैस्ट्रिन आगे क्या करेगा? गैस्ट्रिन आगे तीन काम कर सकता है। गैस्ट्रिन जनाबे वाला तीन काम कर सकता है। नंबर वन क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसमें गैस्ट्रिक एसिड भी होगा, पेप्सिन एंजाइम वगैरह भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पार्ट है। इट विल इंक्रीज दैट सिक्रीशन। ठीक हो गया। दूसरा काम ये क्या करेगा गैस्ट्रिन हार्मोन? इट विल स्टिमुलेट द मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या है? मिक्सिंग, स्टोरेज वगैरह को स्टिमुलेट करता है, यानी मसल मूवमेंट जो है वॉल के अंदर उसको बढ़ा देता है। मोटर फंक्शन को भी ये क्या कर रहा है जनाबे वाला? ये स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब एरो का मतलब होता है बढ़ा देना, ये मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब तीसरा जो काम ये कर सकता है वो क्या है? जो वो है तीसरा काम, पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। बच्चों अभी हमने पढ़ा पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगी? एम्पटिंग, पंप ज्यादा जल्दी ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है सपोज, तो वो एम्पटिंग को बढ़ा देगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि रिलीज हुआ था स्ट्रेचिंग एंड प्रेजेंस ऑफ मीट फूड कंटेंट की वजह से, तो इनकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ स्टमक एंड द ड्यूडेनम। अच्छा, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाती हैं और मोटर फंक्शन बढ़ जाता है और पंप का फंक्शन जो है पायलोरिक पंप ये भी बढ़ जाता है। तो ऑल द स्टमक, ऑल द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी दैट आर रिलेटेड टू स्टमक विल इनहांस द फंक्शन ऑफ क्या? पाइलोरिक, सॉरी स्टमक एम्पटिंग। ठीक है, स्टमक एम्पटिंग को ये फैक्टर्स बढ़ा देंगे। अच्छा जी, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टमक एम्पटिंग के प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं? दीज आर द ड्यूडिनल फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एम्पटिंग। ठीक है, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम नहीं चाहता कि जी मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़े, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, अपनी कोशिश करता है कि जी मेरे ऊपर काम ना बढ़े, ये काम चोर है थोड़ा सा। अच्छा जी, अब क्या करेगा? ये रिफ्लेक्सेस जनरेट करता है। उन रिफ्लेक्सेस का हमने नाम दिया आपको, बल्कि मैंने पढ़ाया भी था जब हमने तीन तरह के रिफ्लेक्सेस देखे थे। उसमें एक रिफ्लेक्स देखा था डायरेक्टली जो कि जीआईडी वाल से रिलेटेड है। दूसरा क्या है जी?
वो जनाब प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन के पास जाके वापस स्टमक तक आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है जी, इसी तरह 3-4 थे। तो इसमें एक आपको मैंने पढ़ाया था एंटेरोगैस्ट्रिक, नाम से ही जाहिर है एंटेरोगैस्ट्रिक। एंटेरो मीन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन ड्यूडेनम वगैरह से। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम से स्टार्ट हो रहा है और स्टमक तक जा रहा है। तो ये है जी एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। अच्छा जी, अब एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हुए जनाब, ड्यूडेनम वाल्व से, और कहाँ तक जाते हैं, स्टमक तक जाते हैं। ये मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, ये स्टमक एम्पटिंग को या तो स्लो कर देगा, ठीक है, या तो ये स्लो कर देगा या बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा। स्टमक एम्पटिंग के काम को या तो बिल्कुल स्लो कर देगा या बिल्कुल ही सिरे से ही स्टॉप कर देगा। ठीक है जी, अब ये इसका इफेक्ट हो गया, किसका, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस का इफेक्ट हो गया। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफी है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को? जी, जीनत, राबिया, नईम और अपना अब्दुल मुइज, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है आपका? जी, कोई क्वेश्चन है आपका? राबिया कुछ पूछ रही हैं या जीनत कुछ पूछ रही हैं? स्टार्ट में जो आपका मिस हुआ था, ये जीनत कह रही हैं। जीनत, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने अभी आपको दे देना है, ठीक है, ग्रुप में। तो स्टार्ट वाला भी उसमें रिकॉर्डेड है, ठीक है, आपने वो देख लेना है, ठीक है जीनत। एक्चुअली आई एम टू गो,